हाय एवरीवन, वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8 जो हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है क्लास 8 की, उसका चैप्टर नंबर 5 जो कि हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किस प्रकार से फैला था धीरे धीरे, और अंग्रेजों के खिलाफ किन किन ने लड़ाई लड़ी थी, किन किन ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था, और इन सब के बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी ही लंबी बन जाएगी। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए हमारा यहाँ पर लड़ाई का एक ये दी गई है तस्वीर। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए ये विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। ये यहाँ पर एक 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें किसानों ने और ज़मींदारों ने सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सभी ने अपने झुंड बना लिए थे और सभी ने अपने जो है लड़ाई में हिस्सा लिया था। आम आदमी ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। नीतियाँ और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा होगा, और इन नीतियों से राजा रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही सब पर तरह तरह के असर पड़े थे। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती थी या फिर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी, उनका लोग किस तरह से विरोध करते थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर अंग्रेज लगा लो आप, जिन्होंने इस पे हमारे जो है देश के ऊपर अपनी जो है सत्ता धीरे धीरे स्थापित कर ली थी। सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, लेकिन बाद में इन्होंने सब जगह पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो लोग क्या थे, इनके खिलाफ धीरे धीरे जो है अपना अधिकार खोते जा रहे थे। लेकिन क्या किया उन्होंने, एकजुट होकर के धीरे धीरे जो है अपना अधिकार वापस लाने के लिए धीरे धीरे आवाज़ उठाई। पहले किसी एक ने उठाई, फिर धीरे धीरे लोग उनके पीछे जुड़ते चले गए। नवाबों की छीनती हुई सत्ता। नवाबों से उनकी सत्ता छीन ली थी अंग्रेजों ने। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे और बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे, और स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया। उनके राजस्व वसूली के अधिकार इलाके सब एक एक करके छीन लिए थे अंग्रेजों ने। और बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को क्या करे, राजा मान ले। उन्होंने हम्बल रिक्वेस्ट की थी। लेकिन क्या हुआ था इसके बाद, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उनको मिले। लेकिन अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर थी जो कंपनी, वो इन सभी जो निवेदन थे उन्होंने हम रिक्वेस्ट की थी वो सभी ठुकरा देती है। और अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। कौन सी संधि थी? उन्होंने 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी थी, और 1856 में अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। पहले सहायक संधि थोपी और फिर 56 में उसको कब्जे में ही ले लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जारी है। उन्होंने क्या किया था, गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो रियासत है वहाँ पर के जो नवाब है, राजा है, वो शासन ठीक से नहीं चला रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश का प्रभुत्व उनके ऊपर ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। यानी कि कंपनी ने अलग से सिक्के जारी किए थे जिनके ऊपर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये ऐलान कर दिया कि बहादुर जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल करके उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, यानी कि सबसे पहले डलहौजी ने फैसला ले लिया था 49 में कि बादशाह का परिवार बादशाह की मृत्यु के बाद लाल किले से निकाल करके उनको दिल्ली में कहीं बसा देंगे। लेकिन 56 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल कैनिंग बना, उन्होंने बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल बादशाह घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई भी राजा, उनका वंश राजा नहीं बनेगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये किसने कहा था? गवर्नर जनरल कैनिंग ने। किसान और सिपाही। किसान और सिपाहियों की स्थिति देखिए किस तरह से वो बगावत पर उतर आए थे। गांव में किसान और जमींदारी भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से बहुत ही परेशान थे। बहुत से लोग महाजनों से लिया हुआ कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों
पीढ़ियाँ जो थी पुराने ज़मीनें जो थी हाथ से निकलती जा रही थी, पुरानी पीढ़ियों वाली पुरानी ज़मीन जो थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों की असंतोष की अपनी एक वजह थी। वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के कारण परेशान हो गए थे और कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचा रही थी। कौन से नियम थे? क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऊपर आपको दोनों जो है डेफिनेशन दे देगा और नीचे पूछ लेगा कौन सा कथन सही है और गलत है, ए गलत, बी गलत, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। उस जमाने में बहुत से लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। जो सैनिक थे उनको लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। और जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला था तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो समुद्र के पार नहीं जाएंगे, ज़मीन के रास्ते से चले जाएंगे। लेकिन सरकार का हुक्म न मानने के कारण उनको सख्त सजा दी गई। क्योंकि ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा था। और इस कानून में साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसको समुद्र के पार जाना पड़ेगा। उन्होंने पहले से ही शर्त रख दी कि जो भी यहाँ पर सेना में नौकरी करेगा ना तो उसको पहले से ही बता देते कि उनको लड़ाई के लिए उसके समुद्र के पार जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया था। जो किसान सेवा में लगे थे ना, वो अपना परिवार छोड़ करके आए थे वहाँ पर ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, सेना भी उनके साथ मिल करके अंग्रेजों के यानी कि कंपनी के खिलाफ हो गई, बगावत पर उतर आई थी। इस प्रकार से सुधार की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई थी? अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ही जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए थे। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया था। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। किनको? ईसाई मिशनरियों को। और फिर 1850 में एक नया कानून बना दिया था कि जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया था। और इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को अपनाएगा तो उसे पुरखों की संपत्ति पर अपना अधिकार पहले के जैसा ही रहेगा। यानी कि पहले कहते थे कि ईसाई धर्म को अपना लेंगे तो उनका जो पिछला धर्म है नष्ट हो जाएगा और उनकी जो है संपत्ति वगैरह है उसके ऊपर से उसका अधिकार छिन जाएगा। लेकिन उन्हें एक नया कानून बना दिया कि ईसाई धर्म को जो भी अपनाएगा उसका जो संपत्ति है पहले से ही पुरखों की, उसके ऊपर पहले जैसा ही अधिकार रहेगा। और बहुत से भारतीयों को यकीन भी हो गया था। अंग्रेज जो थे उनका धर्म, उनको इस बात पर यकीन हो गया था कि जो अंग्रेज हैं वो उनका धर्म, सामाजिक रीति रिवाज को नष्ट कर रहे हैं। उनको लगने लगा था कि उनकी जो पुरानी परंपरागत जीवन शैली है वो नष्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। और इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 है जिसके बारे में हम सिर्फ 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर उस दौर में, देखिए उस दौर की एक झलक है जहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ देखिए झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे कौन था? सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की थी और 1860 में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो गए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी, उनका बेटा था वो क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ था। और उसके पिता जो थे सीताराम, वो अंग्रेजों के साथ थे। अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार दिया था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया था। किसने? नारगेट ने। और सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे थे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से ये प्रकाशित हुई थी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये एनसीईआरटी से बाहर थोड़ी ना, एनसीईआरटी की बुक्स में ही दिया गया है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सीताराम 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे थे, वो किसने लिखने को कहे थे? नारगेट ने। और फिर नारगेट ने उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। किसके द्वारा लिखी गई है? सीताराम के द्वारा। कौन सी भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में। और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? नारगेट ने। सिपाही से सूबेदार तक।
ये सिर्फ हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, आगे नहीं। आगे हम देखिए सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह किस तरह से बन गया था। एक सेकंड, हाँ ये देखिए सैनिक विद्रोह, इसका मतलब क्या है, जब सिपाही इकट्ठा होकर के अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। जो सिपाही नौकरी करे थे ना कंपनी में, उन्होंने विद्रोह किस प्रकार से स्टार्ट किया था। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक ही है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। और इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित यानी कि इकट्ठा होना पड़ता है, और उन्हें संचार और यानी कि सभी जगह ये फैलाना पड़ेगा कि हम सभी एकजुट हैं, हमारा शत्रु एक है, और पहलकदमी यानी कि अपनी तरफ से पहल करनी होगी और आत्मविश्वास का परिचय देना होगा। उन्होंने विश्वास दिलाना होगा सभी लोगों को इकट्ठे करके कि हमारी जीत होगी, इस तरह से आत्मविश्वास दिखाना होगा। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई। कब शुरू हुई थी? मई 1857 में। इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरुआत करके सिपाहियों ने कई जगह पर बगावत की थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। शुरुआत किसने की थी? सिपाहियों ने, मई 1857 में मेरठ से। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्यक लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठकर खड़े हो गए थे। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। आगे देखिए, मेरठ से दिल्ली। शुरुआत मेरठ से हुई थी और फिर देखिए धीरे धीरे किस तरह से ये लड़ाई बड़ा रूप ले लेती है। दिल्ली देखिए 29 मार्च 1857 को एक युवा सिपाही मंगल पांडे है, जो कि बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। किसको? बैरकपुर में मंगल पांडे को। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया था। किस लिए? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया कि सिपाहियों ने जो फौजी अभ्यास करने से मना क्यों किया था। कारण है उसका, उनको लगता था कि कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है और 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया था। इस वजह से उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। और ये बात है 9 मई 1857 की। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ही जबरदस्त रही थी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां पर बंद सिपाहियों को, जिनको 10-10 साल की सजा सुनाई थी ना, उन सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार दिया और उन्होंने बंदूक और हथियार थे वो कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों की इमारतें और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। फिर उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। फिरंगी किनको कहते हैं? विदेशी, यानी कि अंग्रेजों को ही। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर उतारू हो गए थे, आमदा हो गए थे। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा, और इसीलिए सिपाहियों ने इसका जवाब ढूंढ लिया था। किसको? बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपने चले थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर के मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई थी, जिनको लाल किले से निकाल करके दिल्ली में शिफ्ट करवा दिया था ना अंग्रेजों ने, बहादुर शाह जफर को। और जैसे ही उनके आने की खबर फैली थी, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी थी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए थे। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में लिया, इमारतों को आग लगा दी और विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए थे। वे बहादुर से मिलना चाहते थे और बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार थे। उसके बाद लेकिन सिपाही इस बात पर अड़े हुए। क्यों? इस बात से कौन मना कर रहा था कि अंग्रेजों से वो बादशाह जो थे अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ अब नहीं जाना। ये बहादुर शाह जफर का यहाँ पर चित्र दिया गया है, बुजुर्ग थे। और फिर उन्होंने क्या है, सिपाही अपनी बात पर अड़े रहे कि आप शासन अंग्रेजों के बाद उन्हें संभालना है। और आखिरकार वे जबरदस्ती महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी और उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिख करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान कर दिया था। बहादुर शाह ने इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए, यानी कि उन्होंने साथ देने का निर्णय कर लिया। इस बात से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ गया था। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था, यानी कि अंग्रेजों से पहले बहादुर शाह यानी कि मुगल बादशाह का ही शासन था।
ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत से शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासक स्थापित कर लेगा तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर के चलाने लगेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके मुगल बादशाह का साथ दिया था। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उनको लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर जो पैदा हुई है, ये मुद्दा जो पैदा हुआ वो उथल पुथल वो कुछ समय के लिए होगी। यानी कि सिपाहियों ने सिर्फ जो है मना किया है कारतूसों से काम करने से। उन्होंने किस लिए मना किया था कि उनको गाय और जो है सूअर की चर्बी का लेप होता है, इसलिए वजह से उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि वो इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी वजह से छोटी सी बात पर झगड़ा होकर के ये बड़ा विद्रोह बन गया। उनको लगता था कि शांत हो जाएगा, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस, आत्मविश्वास सब बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हिम्मत, उम्मीद, आत्मविश्वास मिलता है। बगावत धीरे धीरे फैलने लगी थी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं भी कोई विद्रोह नहीं हुआ था। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही स्टार्ट हो गया था। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े थे। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते में चलने लगे थे और वे स्थानीय नेता, जमींदार, मुखिया ये सभी संगठित हो गए थे और ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने यानी कि लड़ने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे और उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया था। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। ये किसने घोषित किया था? बाजीराव का पुत्र था नाना साहेब। उन्होंने ऐलान किया था कि वो बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया था। आगे देखिए, ब्रिजिस कदर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था और उसकी जो माँ थी बेजत हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। किसने? बेगम हजरत महल ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली थी और उन्होंने नाना साहिब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर के अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी, यहाँ पर रानी आएगा, अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन के उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए कौन थी वो? मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने। और इन्होंने 4000 जो है अपनी सेना तैयार की थी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत ही कम थी और बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हो गई थी। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर पर अवध के इलाके में चारों तरफ बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त और 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और इसी दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए थे। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है और इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल सेना यानी कि संख्या जुटा ली और अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों के साथ लखनऊ जा पहुंचे थे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए थे। कौन? गाजी। और बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर लिया और इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। कौन? बरेली के सिपाही बख्त खान। बरेली से कौन था? बख्त खान। बिहार के एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था। कुंवर सिंह ने और महीनों तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। आगे देखिए, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, एक सेकेंड। ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती हैं और जिन्होंने दिल्ली लाल किले और सलीमगढ़ किले पर कब्जा कर लिया है। ये देखिए, अंग्रेजों के जो है इन्होंने क्या किया है? विद्रोहियों पर हमला किया है। और यहाँ पर भी एक चित्र है, लड़ाई के चित्र हैं सारे। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए शुरुआत में क्या है?
अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई थी, लेकिन 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए और ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे। इनकी कतार 7 मील तक लंबी थी। ये देखिए, आगे देखिए कंपनी का पलटवार देखिए, कंपनी ने किस तरह से जो है बाजी पलट दी थी। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा करके विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया था। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए नए कानून बनाए थे और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। जहां पर मुख्य केंद्र थे उनके, वहीं पर उनको धावा बोल दिया था। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उन्हें, उनके बेटों को उनके आंखों के सामने गोली मार दी गई थी। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया था और इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का ये मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी और मार्च 1858 में अंग्रेजों ने जो है सभी को कब्जे में ले लखनऊ को कब्जे में लिया था। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त यानी कि हार हुई और उनको मार दिया गया था। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ था और खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा हुआ पाया था और वे शहीद हो गई थी। तात्या टोपे जो थे वो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते थे, यानी कि कई सालों तक उन्होंने छापामार युद्ध चलाया आदिवासी और किसानों की हेल्प से। जिस तरह से पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी प्रकार विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों के साथ छोड़ दिया था और अंग्रेजों ने भी लोगों को विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारा साथ देगा उनको जो है इनाम मिलेगा। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, जो कि उनके पुराने अधिकार थे। जिन्होंने विद्रोह किया था उन्हें कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देंगे तो उन्होंने अगर किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और उन्हें ज़मीन पर जो उनके अधिकार और दावेदारी जो पहले से थी उनकी ज़मीन बनी रहेगी। और इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए थे और उनको फांसी पर लटका दिया गया था। विद्रोह होने के बाद के कुछ साल देखिए, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा से नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चलाते थे। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए थे वे निम्नलिखित हैं। पहला बदलाव क्या था, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए थे ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंप दिया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे ईस्ट इंडिया काउंसिल कहा गया था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया था और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का जो निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। और दूसरा क्या किया था, उन्होंने देश के जो सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर यानी कि भूमि पर कब्जा नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशज, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर ले और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई थी। नंबर 3 क्या था, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। उन्होंने किस बात पे, अवध, बिहार, इन सभी से ज़्यादा सिपाही नहीं आएंगे। मुसलमानों की जो ज़मीन थी, संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा था। मुसलमानों को, अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह उनकी वजह से ही खड़ा हुआ
और अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई थी। और इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया था। इस प्रकार से ये था 1857 का विद्रोह, किस प्रकार से शुरू हुआ और किस तरह से खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए, खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी है। हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि इसमें से कोई क्वेश्चन जो है हमारे लिए ज़रूरी ना हो। काफ़ी जो है लेंथी है ये, लेकिन थोड़ा सा ही बचेगा, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। एक दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर निकल कर आएंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूंगी कि ये जो है पहले से ही आए हुए हैं। ये देखिए, 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुदरा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी के शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। यानी कि 1857 के विद्रोह से पहले भी ऐसी स्थिति 19वीं सदी से शुरू हो गई थी। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, एक छोटा सा राज्य था। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत से 105 गढ़, जिनमें कि 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को सब अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर के मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। क्या? जगन्नाथ मंदिर और उसके 14 गढ़ जातों को। उनके पुत्र उत्तराधिकारी मुकुंददेव थे द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित हो गए थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्र व जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्यवाही करने की दिशा में कोई भी रुचि नहीं दिखाई थी। परिणाम स्वरूप ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर के मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया था। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा। अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया था, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्वी भूसंपत्ति के राजस्व के मात्र 1/10 थी। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया और उनका निवास जो है पूर्व में निश्चित कर दिया था। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिससे 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया था। यहाँ तक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, आगे देखते हैं। खुदरा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई थी। उनमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिनको पाइक कहा गया था। अब ये आपसे पूछा गया है कि पाइक किसको कहा गया था। राज्य के जो पूर्व सैनिक वर्ग था उसको क्या कहते थे? पाइक। उनका जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ था और इस नीति से भयावह राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संघर्ष के दमनकारी जो है तरीके से बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 से 17 के बीच खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़ करके चले गए थे। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिससे जमीन की उपजाऊ जो है क्षमता और रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि की गई थी। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के भय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई दी, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई थी जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया था। यानी कि खुर्दा जो युद्ध था, कब ये हुआ था? खुदरा जगह पर ये हुआ था 29 मार्च 1817 को। आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी के ऊपर हमला किया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बानपुर में स्थित पुलिस चौकी पर और किसने हमला किया था? तो ये था पाइक। पाइक कौन है? जो पूर्व सैनिक थे। और यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट है वो हेडलाइन किया हुआ है पहले से ही। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों को कंग जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पूर्व को कब्जे में ले लिया था और मुकुंददेव जो द्वितीय थे उनकी
झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया था। और इस युद्ध में क्या थे, पाइकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, यानी कि जो पहले से सिपाही थे ना, उन्होंने हिस्सा लिया था। ये देखिए, परम शांति के एक सार्वगिक साम्राज्य की खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला था, उसी समय चीन के दक्षिण भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह फैला था। और ये विद्रोह 1850 में शुरुआत हुई थी, 60 के मध्य में जाकर के खत्म हुआ था। हांग जीकुआंग ने नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी। और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जानते हैं। ताइपिंग विद्रोह कहाँ पर फैला था, चीन के दक्षिण भागों में, और 1850 से जो है शुरू हुई थी और 1860 के मध्य तक जाकर के खत्म हुआ था। हांग जीकुआंग के धर्मांतरण जो करके ईसाई धर्म अपना लिया था, और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसी साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां पर ईसाई धर्म को माना जाएगा और जहां किसी के पास भी निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्ग स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां पर अफीम, तंबाकू सेवन, शराब का सेवन और जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद दी थी अंग्रेजों ने। इस प्रकार से यहाँ पर भी एक विद्रोह हुआ था, सेम इसी प्रकार से जहाँ पर 1857 का विद्रोह था, वैसे ही चीन में भी विद्रोह हुआ था। चीन का विद्रोह ताइपिंग विद्रोह, जो कि 1850 में शुरुआत हुई थी, और इस किसके नेतृत्व में हुआ था, हांग जीकुआंग के नेतृत्व में। ये था हमारा आज का चैप्टर। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस किस ने जो 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था, किस प्रकार से जो 1857 का विद्रोह फैला था चारों तरफ, और किस प्रकार से इसको शांत करके अंग्रेजों ने फिर से अपना कब्जा कर लिया था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो जो है आपने पूरी देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपकी अगले चैप्टर नंबर 6। आप अगर लेंथी होगा तो मैं 2 वीडियो बना दूंगी, अगर छोटा होगा ना तो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियोस को आप पूरा ज़रूर देखना, ताकि आप जो एक 1 बाय 1 लाइनर क्वेश्चन करते हैं ना, 1 लाइनर, तो आपको उससे मदद मिलेगी इन वीडियोस को देखने के बाद। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।